हेलो फ्रेंड, उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस भर्ती के लिए 2010 से लेकर 2024 तक में जो एग्जाम हुआ है उन सभी का सॉल्व पेपर लाए हैं। दोस्तों, यह सॉल्व पेपर किरण पब्लिकेशन बुक का है और इसमें टोटल 33 प्रैक्टिस सेट दिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी अगर करते हो तो सबसे पहले आप उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर देखते हो और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कई बार रिपीट भी होता है, इसलिए इस वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। और दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2 किए थे। आइए आज देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3। तो आइए देखते हैं पहला सवाल। तो पहला सवाल है, सूफी जाने जाते हैं। आपको बताना है सूफी या किसके लिए जाने जाते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, सूफी या मुस्लिम संत के नाम से जाने जाते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों, मुस्लिम धर्म का स्थापना यह हुआ था 610 ईस्वी में। मुस्लिम धर्म का स्थापना 610 ईस्वी में हुआ था और मुस्लिम धर्म का प्रमुख ग्रंथ यह कुरान है। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 2। सवाल है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण हुआ। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में पदार्पण यह हुआ है ऑप्शन नंबर 1, 1600 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 3 है, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थापना यह हुआ था 1980 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों, आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कौन सा है, यह है कमल छाप। देखिए, चुनाव चिन्ह भी पूछा गया था एग्जाम में। उसके बाद सवाल नंबर 4 है, भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किसने किया था। तो भारत में संपूर्ण क्रांति का आह्वान यह किया था जयप्रकाश नारायण ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों, कब किया था, यह किया था 1974 ईस्वी में। आप यह भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 5। सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्थापित है। देखिए दोस्तों, यह सवाल रिपीट हुआ है, 2010 में भी पूछा गया था और 2012 के एग्जाम में भी यह सवाल पूछा गया है। तो यह होगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र स्विट्जरलैंड में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों, स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ है। तो इसका राजधानी है बर्न में। इसका राजधानी बर्न है। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 6 है, राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति यह करता है राष्ट्रपति। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है। इसका वर्णन है अनुच्छेद 155 में। आप यह ध्यान में रखिएगा। और राज्यपाल की नियुक्ति जो राष्ट्रपति करता है यह करता है प्रधानमंत्री के सलाह पर। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 7 है, निम्न में से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। आपको बताना है इनमें से विधान परिषद किस राज्य में नहीं है। देखिए दोस्तों, वर्तमान में विधान परिषद कुल 6 राज्य में है। तो यह राज्य है कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार। उसके बाद होगा आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना। तो जो है गुजरात, इसमें विधान परिषद नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 8 है, निम्न में से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन संघवाद की विशेषता नहीं है। तो यह हो जाएगा सत्ता का केंद्रीकरण। यह जो है संघवाद का विशेषता नहीं है। उसके बाद सवाल नंबर 9 है, भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन किसने आरंभ किया। तो भारत में भूदान एवं ग्राम दान आंदोलन यह आरंभ किया था आचार्य विनोबा भावे ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और दोस्तों, इसका शुरुआत कब हुआ था। इसका शुरुआत 1951 में हुआ था और भूदान आंदोलन के तहत पहली दान में मिली जो जमीन थी वह थी पोचमपल्ली गांव, जो कि है तेलंगाना राज्य में। आप यह भी ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 10 है, इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है, वर्ष 1971 में दहेज विरोध अधिनियम बना। दोस्तों, यह बना था 1961 में। दहेज निरोध अधिनियम यह 1961 में बना था और पहला ही इसमें सत्य नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। बाकी
दहेज मांगने वालों को न्यूनतम 5 वर्ष की सजा होती है। उसके बाद है दहेज प्रथा आज भी एक समस्या है, यह भी सही है। उसके बाद है लोगों को जागृत करने के लिए सरकार कई कदम उठा रही है। उसके बाद सवाल नंबर 11 है, महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका शुरू की? तो महात्मा गांधी ने हरिजन पत्रिका शुरू की थी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों, हरिजन पत्रिका जो है यह 3 नाम से प्रकाशित होता था। पहला था हरिजन बंधु, जो कि गुजराती भाषा में प्रकाशित होता था। दूसरा था हरिजन सेवक, जो कि हिंदी भाषा में प्रकाशित होता था। और दोस्तों, हरिजन पत्रिका यह अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता था। उसके बाद सवाल नंबर 12 है, दक्षेस जिसे कि सार्क कहते हैं कि वर्तमान में सदस्य संख्या है? तो सार्क की वर्तमान में सदस्य यह होगा आपका 8। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों, सार्क का स्थापना कब हुआ था? तो सार्क का स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। 8 दिसंबर 1985 को हुआ था। और सार्क में शामिल होने वाले नवीनतम देश कौन सा था? यह था अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान जो है यह 2007 में शामिल हुआ था सार्क में, आप यह याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल है, निर्वाचन प्रक्रिया के विषय में क्या सही है? आपको बताना है निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में इनमें से क्या सही है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में है, प्रत्येक दल अपना घोषणा पत्र तैयार करता है जिसमें उसके कार्यक्रम, सिद्धांत और उद्देश्य होते हैं। यह होगा इसमें सही। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद अगला सवाल है, संविधान अपने नागरिकों को कौन से अधिकार की गारंटी देता है? आपको बताना है संविधान अपने नागरिक को कौन से अधिकार की गारंटी देता है। देखिए, पहला है समानता का अधिकार, इसका गारंटी देता है। उसके बाद है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यह भी गारंटी देता है। और श्रम का अधिकार दोस्तों यह गारंटी नहीं देता है। और शोषण का अधिकार यह भी गारंटी नहीं देता है। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। दोस्तों, अगला सवाल करने से पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कम से कम हमारी मेहनत के लिए एक लाइक जरूर कर दीजिए। इससे हमें मोटिवेट मिलता है ताकि हम आपके लिए 33 में 33 प्रैक्टिस सेट करा सकें। तो उम्मीद करते हैं आप लाइक जरूर करेंगे। आइए देखते हैं सवाल नंबर 15। सवाल है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव यह करता है राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों, ऐसा सवाल एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 16 है, राष्ट्र संघ के निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा सही नहीं है? आपको बताना है राष्ट्र संघ के उद्देश्य में कौन सा सही नहीं है। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 3 में है, शांति भंग करने वाले देशों की सरकार को बर्खास्त करना, यह इसमें शामिल नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। बाकी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहन देना, विश्व में शांति सुरक्षा कायम रखना और सशस्त्रीकरण की स्पर्धा का अंत करना, यह सभी जो है इसका उद्देश्य है। उसके बाद सवाल नंबर 17 है, सिद्धार्थ ने किस धर्म की स्थापना की? तो दोस्तों, सिद्धार्थ ने बौद्ध धर्म का स्थापना किया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए, सिद्धार्थ का जन्म कब हुआ था? इसका जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। और इसे ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था, जो कि निरंजना नदी के तट पर हुआ था। और इसने अपना पहला उपदेश यह दिया था सारनाथ में। और उपदेश जो दिया था यह दिया था पाली भाषा में। और दोस्तों, इसने सर्वाधिक उपदेश यह दिया था श्रावस्ती में। और गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश यह दिया था कुशीनगर में। और दोस्तों, कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और इसका मृत्यु कब हुआ था? इसका मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो थियोसोफिकल सोसाइटी का स्थापना यह किया था एनी बेसेंट ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। देखिए दोस्तों, थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना यह क्या था HP ब्लावात्स्की ने, लेकिन इसके मृत्यु के बाद इसका नेतृत्व किया था एनी बेसेंट ने। उसके बाद सवाल नंबर 19 है, किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है? आपको बताना है किस घटना को द्वितीय विश्व युद्ध का ड्रेस रिहर्सल कहा जाता है।
तो दोस्तों यह कहा जाता है स्पेन का गृह युद्ध को। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध यह हुआ था 1939 से 1945 के बीच। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद अगला सवाल है स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ? तो स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन यह हुआ था इलाहाबाद में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा इलाहाबाद में। और दोस्तों स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुआ था। इसका स्थापना 1 जनवरी 1923 में हुआ था। और स्वराज पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो स्वराज पार्टी का अध्यक्ष था चित्तरंजन दास और स्वराज पार्टी का सचिव यह बनाया गया था मोतीलाल नेहरू को। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 21। सवाल है किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा दिया? तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन का नारा यह दिया था खिलाफत आंदोलन के समय। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। और दोस्तों खिलाफत आंदोलन कब हुआ था? तो खिलाफत आंदोलन यह हुआ था 1919 में। और चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? यह हुआ था 1917 ईस्वी में। नमक सत्याग्रह कब हुआ था? यह हुआ था 1930 ईस्वी में। और भारत छोड़ो आंदोलन यह हुआ था 1942 ईस्वी में। आप इसे जरूर याद रखिएगा। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 22। सवाल है इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का परिणाम नहीं है। तो यह होगा इंग्लैंड में जल्द ही कई सुधार लागू हुए, यह इसका परिणाम नहीं था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 23 है सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुरुआत यह हुआ था 1930 ईस्वी में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 24 है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किस क्षेत्र में सहयोग दिया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिला सशक्तिकरण में सहयोग दिया था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला सवाल है इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी है? आपको बताना है इनमें से किसका उपनाम सीमांत गांधी है? तो यह होगा ऑप्शन नंबर 1 खान अब्दुल गफ्फार खान का उपनाम सीमांत गांधी है। उसके बाद दोस्तों मोहनदास करमचंद गांधी का उपनाम क्या है? तो इसका उपनाम है राष्ट्रपिता। उसके बाद है लाला लाजपत राय। तो लाला लाजपत राय का उपनाम क्या है? इसका नाम है पंजाब केसरी। और गोपाल कृष्ण गोखले का उपनाम यह है भारत का हीरा। दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का हीरा यह बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 26। सवाल है इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी घटना प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम नहीं है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 विश्व के अधिकांश देशों में गणतंत्र की स्थापना। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 27 है विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आपको बताना है विश्व जल दिवस यह कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यह होगा 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और विश्व जल दिवस मनाने की शुरुआत यह कब हुआ था? तो यह हुआ था 1993 ईस्वी में। 93 ईस्वी से इसका शुरुआत हुआ था। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 28। सवाल है उपकरण जो वायु दाब मापन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। आपको बताना है वायु दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों इसमें बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 29 है वायुमंडलीय परत जो सूर्य के पराबैंगनी विकिरणों से हमारी रक्षा करती है वह है। तो दोस्तों सूर्य के पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा यह करती है ओजोन मंडल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और दोस्तों इससे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ओजोन से। और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 30 है सरदार सरोवर बांध डैश नदी पर स्थित है। तो सरदार सरोवर बांध यह जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 और यह है गुजरात राज्य में। उसके बाद सवाल नंबर 31 है वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की
प्रतिशत मात्रा है? तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रतिशत मात्रा यह होगा 0.03%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। देखिए दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। सबसे ज्यादा नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन पाया जाता है 21%, और आर्गन गैस जो है यह पाया जाता है 0.9%। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 32 है, प्रतिविश्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा होती है? तो प्रतिविश्वतीय धाराओं की प्रवाह दिशा यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पश्चिम से पूर्व। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। देखिए, उत्तर से दक्षिण विश्वतीय रेखीय धाराओं के मध्य पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होने वाली धारा को प्रतिविश्वतीय धारा कहा जाता है। उसके बाद सवाल नंबर 33 है, समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा है? तो समान दाब वाले स्थानों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा यह कहलाता है आइसोबार। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 34 है, जीव जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वह क्या कहलाते हैं? तो जो जीव सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाते हैं वह कहलाते हैं उत्पादक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 35 है, नदी जो पूरब से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है वह है? आपको बताना है इनमें से कौन सी नदी पूरब से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है? तो यह होगा चंबल नदी। दोस्तों, चंबल नदी पूरब से पश्चिम प्रवाहित नहीं होती है, बाकी मही, ताप्ती और नर्मदा नदी जो है यह पश्चिम दिशा की ओर बहती है। उसके बाद सवाल नंबर 36 है, आर्द्रता प्रदर्शन की विधि जिसमें आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है? तो आर्द्रता को प्रतिशत में प्रदर्शित किया जाता है वह है आपका सापेक्ष आर्द्रता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 37। सवाल है, आरंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह कहलाता था? आपको बताना है आरंभ में एक अविभाजित विशाल स्थलखंड था वह क्या कहलाता था? तो दोस्तों, वह कहलाता था पेंजिया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह होगा पेंजिया। और दोस्तों, इससे संबंधित एक सवाल पूछा जाता है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? यह क्या था अल्फ्रेड वेगनट ने। यह अल्फ्रेड वेगनट ने किया था। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 38 है, पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमगत विन्यास है? आपको बताना है पृथ्वी के केंद्र की ओर परतों का क्रमगत विन्यास इनमें से कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। देखिए, पहले होगा सियाल जो कि पृथ्वी के ऊपरी भाग है। उसके बाद है सीमा, यह बीच का भाग है, और सबसे बाद होगा नीफे, और यह जो है अंदर का भाग है। और दोस्तों, सियाल से ही भूपर्पटी बना है। सियाल से भूपर्पटी बना है। उसके बाद सीमा से मेंटल बना है। सीमा से मेंटल बना है, और नीफे से जो है यह कोर बना है। नीफे से कोर बना है। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 39 है, प्रदेश जो फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है वह है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा प्रदेश फल कृषि के लिए प्रसिद्ध है? तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 1, भूमध्य सागरीय प्रदेश। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 40 है, शुद्ध वाक्य छांटिए। देखिए, यहाँ पर 4 वाक्य दिया गया है, आपको इसमें शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा होगा। तो यह होगा नेताजी को आज वहां जाना है। यह होगा शुद्ध वाक्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 41 है, वर्णों का सार्थक समूह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वर्णों का सार्थक समूह यह कहलाता है शब्द। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद सवाल नंबर 42 है, अंग है, आपको बताना है अनुस्वार जो है यह क्या है? दोस्तों, यह न तो स्वर है और ना ही व्यंजन है। यह होगा अयोगवाह। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 43 है, व्यवहार और मत शब्दों में सही पर्याय है? आपको बताना है व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय इनमें से कौन सा होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह होगा आचार और विचार। उसके बाद अगला सवाल है, व्यंजन संधि के उदाहरण है? आपको बताना है इनमें से
व्यंजन संधि का उदाहरण कौन सा होगा? तो यह होगा उल्लास, संगम और संभावत। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 45 है, समाज में आज भी सीता सावित्रियों का महत्व है। यहाँ रेखांकित शब्दों का प्रयोग हुआ। आपको बताना है सीता सावित्री शब्द में किसका प्रयोग हुआ है। तो दोस्तों इसमें प्रयोग हुआ है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, बालक ने रोटी खाई रेखांकित शब्द का पद परिचय है। आपको बताना है बालक ने रोटी खाई, इसका पद परिचय क्या है? तो यह हो जाएगा सकर्मक क्रिया, एक वचन, स्त्रीलिंग, अन्य पुरुष, भूतकाल, कृता वाच्य। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 47 है, पंचशील का प्रतिपादन किस वर्ष में हुआ? तो पंचशील का प्रतिपादन यह हुआ था 1955 में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। और दोस्तों यह किसके बीच हुआ था? यह हुआ था भारत और चीन के बीच। देखिए पंचशील समझौता यह हुआ था 1954 में और इसका प्रतिपादन हुआ था 1955 में। उसके बाद सवाल नंबर 48 है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस यह 8 मार्च को मनाया जाता है। और दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का शुरुआत यह हुआ था 1975 ईस्वी से। आप यह भी याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 49 है, रामचरितमानस किसने लिखी? आपको बताना है रामचरितमानस यह किसने लिखा है? तो यह लिखा है तुलसीदास ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। और वेद व्यास ने क्या लिखा है? इसने दोस्तों महाभारत और गीता लिखा है वेद व्यास ने। और वाल्मीकि ने रामायण लिखा है, इसने रामायण लिखा है। आप यह याद रखिएगा। उसके बाद सवाल नंबर 50 है, भारतीय रुपये का नया प्रतीक किसने तैयार किया था? तो भारतीय रुपये का नया प्रतीक यह तैयार किया था डी उदय कुमार ने। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यह होगा डी उदय कुमार ने। और दोस्तों आपको बता दें अभी जो करंट का सवाल है, तमिलनाडु ने जो है इस रुपये के प्रतीक को हटाने का फैसला किया है। उसके बाद सवाल नंबर 51 है, फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी यह स्थित है उत्तराखंड में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल है, अमजद अली खान इनमें से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अमजद अली खान जो है यह सरोदवाद से संबंधित है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 53 है, रेड क्रॉस संस्था के संस्थापक कौन थे? तो यह थे जीन हेनरी ड्यूनेंट। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 54 अब अंग्रेजी का सवाल है। तो सवाल है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विथ द करेक्ट ऑप्शन। आपको यहाँ पर खाली जगह जो दिया गया है इसमें बताना है यहाँ पर क्या भरा जाएगा। तो सवाल है, सी हैज़ बीन टीचिंग ब्लैंक 2005। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला सवाल है, चूज द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें सही सेंटेंस चुनना है। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, पेट्रोल इज ओल्ड बाय द लीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 56 है, पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। आपको इसमें भी करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। यह होगा, ही सेड दैट न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। उसके बाद सवाल नंबर 57 है, चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आपको इसमें राइट आंसर बताना है, ब्लैंक में क्या भरा जाएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। यह होगा वाज डूइंग। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 58 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर सेंटेंस जो दिया गया है, आई ऑफन ब्लैंक मिस्टेक, आई एम ओनली ह्यूमन आफ्टर ऑल, आई एम फेलिबल। तो यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। यह होगा मेक। उसके बाद सवाल नंबर 59 है, चूज द फ्रेज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द वर्ड अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ही इज फैट एंड फ्लेवी बट हिज सन इज। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 60 है। तो सवाल नंबर 60 में इसका आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है? तो दोस्तों इनमें से जो है अवरक्ता जो है यह विटामिन कुपोषण के कारण नहीं होता है। देखिए अवरक्ता को आप एनीमिया भी कहते हैं और एनीमिया जो होता है यह हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 62 है, निम्न में से कौन वास्तविक मछली नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन वास्तविक मछली नहीं है। दोस्तों यह जो है रजत मीन यह वास्तविक मछली नहीं है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 63 है, फल के रस में खमीरीकरण के दौरान कौन सी गैस पैदा होती है? तो फल के रस में खमीरीकरण के दौरान यह पैदा होगा आपका ऑप्शन नंबर 4 CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस। उसके बाद सवाल नंबर 64 है, मरुदभित अनुकूलन में पत्तियां रूपांतरित हो जाती है। तो मरुदभित अनुकूलन में पत्तियां यह रूपांतरित हो जाती है सूल में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह होगा सूल। उसके बाद सवाल नंबर 65 है, शीत निष्क्रियता पाई जाती है। तो शीत निष्क्रियता यह पाई जाती है मेढकों में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 66 है, फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल बढ़ जाता है। तो फेफड़ों का पृष्ठ क्षेत्रफल वायु कोष्ठकों द्वारा बढ़ जाता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला सवाल है, किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्रों के जोड़े बनते हैं? आपको बताना है किस प्रकार के कोशिका विभाजन में गुणसूत्र के जोड़े बनते हैं। तो यह होगा अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यह हो जाएगा मियोसिस में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 68 है, इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है? आपको बताना है इनमें से कौन सी पाचक ग्रंथियां नहीं है। देखिए गुर्दा और फुफ्फुस जो है यह पाचक ग्रंथि नहीं है, बाकी सभी पाचक ग्रंथि है। उसके बाद सवाल नंबर 69 है, गुआनिन और साइटोसिस जुड़े होते हैं। आपको बताना है गुआनिन और साइटोसिस यह किस बंध से जुड़े होते हैं? तो यह होते हैं 3 हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़े होते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 70 है, मेढक का टेडपोल किस रूप में अनुकूलित होते हैं? तो मेढक का जो टेडपोल होता है यह अनुकूलित होता है एमोनोटेलिक के रूप में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 71 है, चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा मिलती है। तो चुंबकीय क्षेत्र में रखे धारावाही चालक तार पर लगते हुए बल की दिशा यह मिलती है ऑप्शन नंबर 1 फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 72 है, एक अवतल लेंस के सामने एक वस्तु रखी है, निर्मित प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? तो एक अवतल लेंस के सामने जब वस्तु रखा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब वास्तविक होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह होगा वास्तविक। उसके बाद सवाल नंबर 73 है, F बराबर R/2 मान्य है। तो F बराबर R/2 यह मान्य होगा अवतल तथा उत्तल दोनों दर्पण के लिए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 74 है, जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है। तो जब ध्वनि तरंगे चलती है तो अपने साथ यह ऊर्जा ले जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यह होगा ऊर्जा। उसके बाद सवाल नंबर 75 है, रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो रॉकेट जो है यह संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 76 है, एक किरण एक अवतल दर्पण पर आपतित होती है। अगर यह किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तित किरण यह क्या होगा? तो परावर्तित किरण जो है यह फोकस से गुजरेगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यह होगा फोकस से। उसके बाद सवाल नंबर 77 है, एक लंबी परिनालिका जिससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न होता है। अगर विद्युत धारा दोगुना हो जाए तो नया चुंबकीय क्षेत्र यह क्या होगा? तो नया चुंबकीय क्षेत्र यह हो जाएगा 2B। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2।
उसके बाद सवाल नंबर 78 है, दो वृत्ताकार कुंडलियां जिसकी त्रिज्या ए है से क्रमशः आई और 2i धारा प्रवाहित होती है। दोनों कुंडलियों के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तुलना निम्न में से किससे होगा? तो दोस्तों इसका तुलना होगा दूसरी कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र प्रथम कुंडली के 2 गुना होगा। प्रथम कुंडली से 2 गुना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 79 है, किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डी है? तो आपको बताना है किस लेंस की क्षमता प्लस 0.5 डी है। तो यह होगा आपका ऑप्शन नंबर 3। यह एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस दूरी 2 मीटर है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद अगला सवाल है, रेखांकित ग्राफ से वेग का मान क्या होगा? देखिए यहाँ पर रेखांकित ग्राफ दिया गया है, इसमें आपको ग्राफ का वेग बताना है। देखिए यहाँ पर डिग्री का मान है 30 डिग्री, तो दोस्तों यह हो जाएगा टेन थीटा, और टेन थीटा का होगा 30 डिग्री, और टेन 30 डिग्री का मान यह होता है 1/√3। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद आइए देखते हैं सवाल नंबर 81। सवाल है, 22/7 मानक एक डैश संख्या है। आपको बताना है 22/7 जो है यह परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। देखिए दोस्तों पाई का मान है 22/7, लेकिन पाई जो है यह है अपरिमेय संख्या और 22/7 यह होगा परिमेय संख्या। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यह होगा परिमेय संख्या। उसके बाद सवाल नंबर 82 है, यदि 5 अवलोकनों x, x+2, x+4, x+6 और x+8 का औसत मान 11 हो तो x का मान है। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको औसत निकालना है इन सभी का। तो औसत बराबर सूत्र होता है कुल संख्या का योग बटा कुल संख्या, और औसत आपको यहाँ पर 11 दिया गया है। तो यह हो जाएगा 11 बराबर कुल संख्या जो है इन सभी को आप जोड़ दीजिएगा। तो यह हो जाएगा 5x + 20, जोड़ने के बाद होगा 5x + 20 और बटे में होगा कितनी संख्या है? 5 संख्या है। तो 11 से गुना हो जाएगा 5 में, तो यह हो जाएगा 55 बराबर 5x + 20। तो दोस्तों 55 में 20 घटेगा तो बचेगा 35, और 35 में जब 5 से भाग लगाइएगा यह होगा 7। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यह होगा 7। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, यदि x बराबर 2 × 3 × 3 × 5 / 2, उसके बाद है y बराबर 2 × 2 × 3 / 3 हो तो मोह इसका क्या है? देखिए दोस्तों आपको इसका मोह ज्ञात करना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, मोह वह संख्या होता है जो कि दोनों में मिलना चाहिए और सबसे छोटा होना चाहिए। जब ऐसा सवाल आए तो आपको करना क्या है, दोनों में कौन मिल रहा है यह लिखना है, लेकिन यह ध्यान में रखना है कि सबसे छोटा कौन सा होगा। तो देखिए पहला है 2 / 3, इसमें है, लेकिन इसमें है 2 / 2, तो हम सबसे छोटा मान लेंगे, तो यह होगा 2 / 2। गुना है तो गुना लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है, लेकिन इसमें 3 / 3 है और यहाँ पर 3 पे पावर नहीं कुछ तो 1 है, तो सबसे छोटा हमें लेना है, तो हम लेंगे यहाँ पर 3। उसके बाद है 5। देखिए इसमें 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है, इसलिए हमें 5 को नहीं लेना है, क्योंकि दोस्तों मोह वह होता है जो कि दोनों में मिले। तो इसे आप सोल्व कर लीजिएगा, तो यह होगा 4 × 3, यह हो जाएगा 12। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद सवाल नंबर 84 है, यदि किसी वृत्त का क्षेत्रफल 38.5 सेमी है तो इसकी परिधि होगी। तो देखिए किसी वृत्त का क्षेत्रफल आपको दिया गया है, इसका परिधि आपको बताना है। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो πr² बराबर यहाँ पर दिया गया है 38.5। तो दोस्तों इससे आपका r का मान निकल कर आएगा। r का मान आएगा 7/2। तो 7/2 r का मान पता चल गया। अब वृत्त की परिधि बराबर सूत्र होता है 2πr। वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। इसमें पाई का मान 22/7 और r का मान यहाँ पर 7/2 रख लीजिएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यह होगा
22। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल लॉग से है, इसे आप अपने से सॉल्व करने का कोशिश करिएगा। इसका आंसर हम आपको बता देते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद सवाल नंबर 86 है, समीकरण अंडर रूट एक्स बटा 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स बटा एक्स बराबर 2 पूर्णांक 1/6 के मूल है। तो इसका मूल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 9/13 और 4/13। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका के उपयोग से दो धनात्मक पूर्णांक a और b, जहां a बड़ा है b से, का हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों इसका हम दशमलव विस्तार निकाल सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 88 है, 15,000 रुपया पर 2 वर्ष की चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 96 रुपया है, तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर दिया गया है। तो अंतर बराबर सूत्र लगाएंगे, अंतर बराबर यह हो जाएगा P इंटू, देखिए P है यह मूलधन, P इंटू आर स्क्वायर बटे 100 पे स्क्वायर। देखिए यहाँ पर अंतर दिया गया है 96 रुपया, तो 96 बराबर यह हो जाएगा 15,000 गुना आर स्क्वायर बटा 100 पे स्क्वायर। इसे आप सोल्व कर लीजिएगा तो दर का मान आ जाएगा। तो दर होगा 8%। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला सवाल है, यदि a बराबर अंडर रूट 5 प्लस 1 बटा अंडर रूट 5 माइनस 1 तथा b बराबर अंडर रूट 5 माइनस 1 बटा अंडर रूट 5 प्लस 1 हो, तो a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसे आप सोल्व करिएगा, इसका मान होगा ऑप्शन नंबर 2 4/3। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, एक ठोस धात्विक बेलन की आधार त्रिज्या 3 सेमी एवं चौड़ाई 5 सेमी है। इसे पिघलाकर एन ठोस शंकु बनाया जाता है, जिसकी ऊंचाई 1 सेमी एवं आधार की त्रिज्या 1 मिमी है। तो एन का मान है। देखिए दोस्तों, इसमें आपको बेलन का आयतन बटे शंकु का आयतन लगाना है। तो बेलन का आयतन यह हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर एच। बेलन का आयतन यह होगा पाई आर स्क्वायर एच बटे शंकु का आयतन यह हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें सबका मान दिया गया है, सबका मान आप रख लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 13,500। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। उसके बाद अगला सवाल है, पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन द्वारा निम्नलिखित पदार्थ एक के बाद एक निकलते हैं। आपको बताना है पेट्रोलियम के प्रभाजी आसवन द्वारा इनमें से कौन सा पदार्थ एक के बाद एक निकलता है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर 4, पहले नेफ्था, उसके बाद केरोसिन, उसके बाद डीजल ऑयल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद आइए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, रेडियो सक्रिय कार्बन 5800 वर्षों में अपनी प्रारंभ यात्रा का आधा हो जाता है। कितने वर्षों में यह प्रारंभिक मात्रा का 1/4 भाग हो जाएगा। तो दोस्तों यह होगा 11,600 वर्ष में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद अगला सवाल है, एक रंगहीन सॉल्ट लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर एक पीले रंग का यौगिक X बनता है तथा लाल भूरे रंग की गैस Y निकलती है। गैस Y इनमें से क्या है। तो दोस्तों गैस Y जो है यह है NO2, यह नाइट्रोजन गैस है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 94 है, द्रव में होता है। आपको बताना है द्रव में क्या होता है। दोस्तों इसमें नियत आयतन और नियत आकार एवं असंकोचन होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 95 है, निम्न में से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजिक दोनों आबंध होते हैं। आपको बताना है इनमें से किस यौगिक में आयोनिक तथा सहसंयोजी दोनों आबंध होते हैं। तो यह होते हैं CaCl2 में, यह कैल्शियम क्लोराइड में होते हैं। इसका आंसर होगा
ऑप्शन नंबर 2। उसके बाद सवाल नंबर 96 है, रेडियो सक्रियता को मापने के लिए वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध यंत्र है। तो रेडियो सक्रियता को मापा जाता है जीएम गणक से। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, जीएम का फुल फॉर्म होता है गैगेर मूलर। उसके बाद सवाल 97 में यहाँ पर उपरोक्त अभिक्रिया में ऑक्सीकारक है, आपको बताना है इनमें से कौन ऑक्सीकारक है। देखिए, ऑक्सीकारक वे पदार्थ होते हैं जो अन्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कर लेते हैं। तो इसमें ऑक्सीकारक यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 क्लोरीन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। उसके बाद सवाल नंबर 98 है, एल्काइन का समौनी सूत्र है। आपको एल्काइन का समौन सूत्र बताना है। तो यह होगा ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, एल्काइन का सूत्र होगा CnH2n-2 और एल्केन का सूत्र यह होगा प्लस वाला जो होगा यह एल्केन का सूत्र होगा और एल्कीन का सूत्र यह होगा CnH2n, यह होगा एल्कीन का सूत्र। उसके बाद सवाल नंबर 99 है, विलयन का सांद्रण व्यक्त करने की कौन सी इकाई ताप के प्रभाव से प्रभावित नहीं होती है। तो विलयन की सांद्रण व्यक्त करने की इकाई यह होगा मोलरता। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद अंतिम सवाल है, इनमें से कौन सी एल्युमिनियम की मिश्र धातु है। तो दोस्तों, एल्युमिनियम की मिश्र धातु यह होगा मैग्नीशियम। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा होगा और अभी तक आपने हमारे वीडियोस को एक लाइक जरूर किए होंगे। अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और इसे अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।